वेलकम टू एनिमेटेड लीगल केसेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में सामान्य नागरिक संहिता भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले हम जानेंगे मीनिंग के बारे में। Uniform Civil Code is a legal framework aimed at replacing personal laws based on religion and tradition with one common law enforced for everyone regardless of the religion, caste and gender। तो जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। इनका अपना अपना पर्सनल लॉज होता है, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। और ये अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन, मेंटेनेंस, जो कि मेंटेनेंस का सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रोविज़न है, सेकुलर प्रोविज़न है। बट इनका अपने अपने पर्सनल लॉज में ही प्रोविज़न है, एडॉप्शन के बारे में, डाइवोर्स के बारे में। तो ये बेसिकली अपने अपने पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू को अगर डाइवोर्स लेना है तो बेसिकली वो अपने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, हिंदू लॉ के हिसाब से। क्रिश्चियन को करना है तो वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से। किसी तरह का यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ताकि अपने अपने रिलीजन से बेहतर कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्लेटफॉर्म दिया जा सके, और वो एक सेकुलर एस्पेक्ट के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, डील किया जा सके। बेसिकली यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ यूनिफॉर्मिटी होगा, यानी कि हर रिलीजन पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। सेकंड स्लाइड में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तभी आर्टिकल 44 पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने इसको इंक्लूड किया हुआ था अंडर डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 44 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट शैल इंडिविजुअल टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी होगा, एक तरह से ड्यूटी ही एम्प्लाइड वे में, कि वो आने वाले टाइम में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेगा, लोगों को जागरूक करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि कहीं से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कमिट हो सके, या किसी तरह का, मतलब कि जैसे एक डाइवर्सिटी हो, बट कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिटी के चक्कर में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। अब इसका पर्पस क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? द यूसीसी एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एम बेसिकली है एक सिंगल लॉ काम किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो। अगर उनको डाइवोर्स लेना है या फिर उनको मैरिज का कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो एक यूनिफॉर्म लॉ में के अंदर वो गवर्न हो, ना कि अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो यानी कि यूसीसी एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल लॉ फॉर द इंटायर कंट्री विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। अभी करंट सिनेरियो की बात किया जाए तो आज बेसिकली पर्सनल लॉ अपने अपने हर धर्म के हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और वो उन्हीं से गवर्न होते हैं। सो पर्सनल लॉज वेरी फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ एंड अदर गवर्न फैमिली मैटर्स सेपरेटली। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। अब बेसिकली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स भी होना चाहिए आंसर लिखते वक्त। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की बात करते हैं, जैसे किसी भी एजेंडा या फिर किसी भी एक मतलब जैसे एक टॉपिक होता है, उसका आर्ग्यूमेंट रखा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। तो पहले बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला आर्ग्यूमेंट इन फेवर है कि ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता बिटवीन वुमेन। मोस्टली देखा जाता है कि हर एक पर्सनल लॉ में लगभग वुमेन या फिर चिल्ड्रन जो होते हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहीं ना कहीं वो उससे उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हरास हो जाते हैं, या फिर वो थोड़ा उनके उनके कॉन्टेक्स्ट में इक्वलिटी नहीं होते। ये उसको इरेडिकेट कर देगा। प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। सेकंड, इंश्योर जेंडर जस्टिस। जैसा मैं कह रहा था, वुमेन के अक्सर कहीं ना कहीं वो पर्सनल लॉज होते हैं, वो वुमेन के खिलाफ होते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते हैं। इंश्योर्स जेंडर जस्टिस एज पर्सनल लॉज ऑफन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। तीसरा, सिंप्लीफाइज द लीगल प्रोसेस बाय हैविंग द वन सेट ऑफ लॉज। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या क्या है? पहला पॉइंट, सीन एज इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। अगर यूसीसी आएगा तो एक तरह से इंटरफेरेंस होगा जो भी लॉज अभी एग्जिस्ट है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ वगैरह में। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। एक तरह का विरासत में एक तरह से पुराने समय से जो चले आ रहा है, जो कल्चरल आइडेंटिटी, जो कल्चरल एस्पेक्ट जो चले आ रहा है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, चैलेंजेस इन रिकाउंसलिंग डाइवर्स ट्रेडिशन एंड कस्टम इनटू अ सिंगल कोड। और एक यूनिफॉर्म कोड को बना के
उसको सभी को डाइवर्स कस्टम वगैरह को एक यूनिफॉर्म कोड में ले आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। A political debate, the UCC has been a contentious issue with political parties divided on its implementation. Some see it as necessary for modernization, while others view it as imposition on minority community. बेसिकली टाइम टू टाइम देखा गया हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करती है। जैसे कई सारी पार्टी फेवर करती है, कई सारी पार्टी अगेंस्ट करती है। लेकिन यूसीसी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था, और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने सोच रखा था कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में यूसीसी की नीड होगी, तभी उन्होंने कहा इसको डीपीएससी में अंडर आर्टिकल 44 डाला। अब आते हैं जुडिशियल ओपिनियंस के बारे में। द इंडियन जुडिशरी हैज ऑफन एक्सप्रेस द नीड फॉर ए यूसीसी इन इट्स जजमेंट, कॉलिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी इन लॉ टू इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि टाइम की नीड है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे शाह बानो केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985, जिसमें कि दिस जजमेंट वॉज सिग्निफिकेंट एज इट हाईलाइटेड द नीड फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसने हाईलाइट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नीड है टू इंश्योर द जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। द कोर्ट नोटेड दैट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स द स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स द यूसीसी एंड अर्ज द गवर्नमेंट टू फ्रेम वन। यानी कि इस जजमेंट में कहा गया था कि यूसीसी टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या क्या होंगे? रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन करना, कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 वगैरह जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम की बात करती हैं, तो लोग क्वेश्चन पुट करें कि भाई ये तो हमारे रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है, तो इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन करने में काफ़ी कुछ चैलेंज होगा। बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम विद द नीड फॉर ए कॉमन लॉ एंड एड्रेसिंग द सोशो पॉलिटिकल implication ऑफ सच रिफॉर्म। अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट। रिसेंटली अभी उत्तराखंड ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया। उत्तराखंड गवर्नमेंट, ये सब पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, यूसीसी में अगर क्वेश्चन पूछेगा यूसीसी के बारे में तो ये आपको काम आएगा यूपीएससी में। पहला पॉइंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए पैनल विच वॉज लेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई टू ड्राफ्ट रिकमेंडेशन फॉर यूसीसी। On 11 March 2024, the President gave her assent to the Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 under Article 201 of the Constitution of India. With this, Uttarakhand is the first state in the country after independence to adopt the UCC. तीसरा, the Uttarakhand UCC borrows mostly from the Indian Succession Act 1925, retaining the majority of the provision. तो उत्तराखंड का जो UCC ड्राफ्ट बना था वो सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई के अंडर बना था, और 11 मार्च 2024 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 को अंडर आर्टिकल 201। ये कहता है कि गवर्नर के पास पावर होता है कि कोई भी बिल या फिर कोई भी लेजिस्लेशन को वो होल्ड कर सके प्रेसिडेंट के ऐसे के लिए, तो एसेंट के लिए। तो 11 मार्च 2024 को ड्राफ्ट जो था यूसीसी का उत्तराखंड का, उसको प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया था। द उत्तराखंड का जो यूसीसी है मोस्टली इंडियन सक्सेशन एक्ट से ही मेजॉरिटी ऑफ प्रोविज़न को लिया गया। ठीक, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके मेंस वगैरह में काम है यूपीएससी के। देयर हैव बीन डिस्कशन एंड डिबेट्स इन रिसेंट ईयर बट नो कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन एट बाय। यानी कि डिस्कशन तो टाइम टू टाइम होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।